हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आपके चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति मेनली किसकी थी? पीजेंट, जो पीजेंट थे, किसान थे, वहाँ के लेबरर थे, वुमेन्स थी, आर्टिशियन थे। और उनका अगुवा कौन बना? अगुवा बने जो मिडिल क्लास पैदा हुई थी नई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण। वो लोग जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। उसका नेतृत्व का एक बड़ा कारण ये होता है बच्चों, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो विद्रोह तो कर देते हैं, लेकिन वो करते हैं असंतोष जब बढ़ जाता है, भूखमरी बढ़ जाती है। और जब वो तब तक कामयाब रहते हैं जब तक वो लड़ सकते हैं। लेकिन आपको पता है किंग या जो रूलर की फोर्स होती है उसके सामने ये लोग टिक नहीं पाते। जब तक इनके पास एक भरपूर आइडियाज ना हो, आउटलाइन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो, क्रांति का कोई लीडर ना हो, और उसे सारे देश का समर्थन प्राप्त ना हो, और उनके पास एक फ्यूचर की सरकार का फ्रेमवर्क ना हो, मतलब अगर भविष्य वो सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं जो वर्तमान में है, तो कम से कम वो लोगों को ये बता सकें कि हम फ्यूचर में आपको किस तरह की सरकार देंगे। और इसलिए जो फ्रांस में औरतें विद्रोह कर रही थी, मजदूर किसान कर रहे थे, लेकिन उनका नेतृत्व पढ़े लिखे लोग कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे थे। और उनको लग रहा था कि अब समय आ गया है जब लोगों को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को बदलने की ज़रूरत है। साथ साथ में क्या हो रहा था, जो यूएसए अमेरिका था, जिसकी फ्रांस ने बहुत मदद की थी आज़ाद होने में, वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन के उन्होंने लोगों को अधिकार दे दिए थे, वहाँ चुनी हुई सरकारें काम कर रही थी। इसी तरह इंग्लैंड में क्या था, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई। उसके तहत जो राजा के सारे अधिकार थे वो छीन लिए, और राजा की बजाय सारे अधिकार वहाँ जो पार्लियामेंट थी लोगों के द्वारा चुनी हुई उसको दे दिए गए थे। अब फ्रांस के लोग भी ये चाहते थे, जो मेनली पढ़ लिख चुके थे और जो स्टडी कर रहे थे बहुत सारे देशों की संविधानों की, वो ये सोच रहे थे कि काश फ्रांस में भी इस तरह की सरकार हो जहाँ सारी शक्तियाँ एक राजा के हाथ में ना हो, राजा संविधान के अनुसार काम करे, एक संविधान हो, लिखे हुए रूल्स हों, और उसमें शक्तियाँ बटी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई, पीजेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उनका नेतृत्व किया मिडिल क्लास ने। और मिडिल क्लास थी पढ़ी लिखी, और उन्होंने एक आउटलाइन पेश की कि फ्यूचर में अगर राजा नहीं रहेगा और अगर राजा की शक्तियां सीमित कर दी तो शासन कैसे चलेगा। तो मिडिल क्लास की हम पढ़ते हैं क्या क्या हुआ उससे। इन द पास्ट, जो पहला समय था, द पीजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फ्यूड सिक्योरिटी। जो पीजेंट थे या वर्कर्स थे वो तब विद्रोह करते थे राजा के, जब टैक्स बढ़ा दिए जाते थे और फूड की कमी हो जाती। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन उनके पास इस तरह की कोई आइडियाज़ नहीं थे, विचार नहीं थे, आइडियोलॉजी नहीं थी जिसके तहत वो सामाजिक आर्थिक चेंज ला सके। अगर उनको रोटी में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहते थे कि हमें रोटी में प्रॉब्लम ना हो। उनका ये मकसद नहीं होता कि समाज को सुधारा जाए, इकोनॉमिक स्थिति बदली जाए, किसी तरह से के परिवर्तन लाए जाए। उनकी ये थी कि जो समस्या हमारे सामने है उनको ख़त्म किया जाए। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप। अब सोशियो इकोनॉमिक चेंज करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? जो थर्ड स्टेट के ही लोग थे लेकिन धनी हो चुके थे। किस कारण से? एजुकेशन और नए आइडियाज से। वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे, टीचर थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो धनी हो चुके थे थर्ड स्टेट में ही आते थे। अब वो नेतृत्व प्रदान करते हैं और उनके अनुसार ही इस देश में क्रांति आती है। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप। 18th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप आए जिनको मिडिल क्लास कहते हैं। मतलब ना तो वो वो नोबल थे, मतलब राजा के खून से थे, और ना ही वो पीजेंट रहे थे। उन्होंने एक मिडिल क्लास बना ली थी। हु अर्न्ड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड from the manufactured goods such as woolen and silk textile and were either export or brought to the richer member of the society। अब उन्होंने क्या किया
वो बहुत धनी हो चुके थे। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने समुद्र पार व्यापार करना शुरू कर दिया था। जैसे भारत में भी फ्रांसीसी आए थे, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण, जैसे वूलन और सिल्क से चीज़ें बनाई, वो बेची, एक्सपोर्ट की, बाहर बेची गई, और इस तरह से वो सोसाइटी के रिच लोग हो गए, बाहर से धन कमाते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। और इस थर्ड स्टेट में ऐसे भी लोग थे जो ऑफिसर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे। ऑल दीज वर एजुकेटेड, सारे पढ़े लिखे थे, और ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी में कोई ऊंच या नीच में पैदा नहीं हुआ, उसमें तरक्का उदय हो चुके थे कि राजा अगर हमारा शासक है तो वो क्यों है? क्या हम शासन करने के योग्य नहीं है? किसने बनाया राजा को? किसने कहा कि इसको राजा बना दिया जाए? बहुत सारी ऐसी बुक्स आई, जैसे रूसो की, मोंटेस्क्यू की, और उसमें क्या कहा गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हमने राजा को बनाया था। राजा ने लोगों से समझौता किया था आपस में कि एक सोसाइटी के ग्रुप को हम अधिकार दे दें और वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। अगर राजा हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वो वायलेट कर रहा है, ऐसे राजा को हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, ऑल्स वर एजुकेटेड एंड बिलीव नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज। सब ये विश्वास करते थे कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। मतलब जन्म अगर किसी का बेटा सेनापति के घर में हुआ तो उसको विशेष जन्म अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। रादर ए पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट, बल्कि किसी व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसे समाज में पोजीशन मिलनी चाहिए। अगर वो बहादुर है तो सेनापति बने, अगर वो वित्त में अच्छा है तो वो बैंकर बने। ठीक है ना? यूं नहीं कि अनाड़ियों की तरह उसे वो किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुआ तो उसको मंत्री बना दिया जाए। दीज आइडियाज इन साइजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ, और इस तरह से एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना की डिमांड की गई जो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता हो। ये 1789 में क्रांति, उसके 3 नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी को अधिकार मिले, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसे बहुत सारे फिलोसफर हुए जिसमें जीन जैक्स लॉक, जीन जैक्स रूसो, लॉक तो ब्रिटेन का था, और जीन जैक्स रूसो ये फ्रांस के थे। एक आवारा गलियों में घूमने वाला लेखक था, कोई बड़ा वो नहीं था, लेकिन इसने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कहा गया कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ था बट बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लोक ने लिखी थी टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, और ये ब्रिटेन का था, तो वहाँ ब्रिटेन में बहुत बड़ी आज़ादी लोगों को मिली हुई थी। 1688 में ही उन्होंने राजा के अधिकारों को ख़त्म कर दिया था, और धीरे धीरे 1789 तक तो आते आते राजा वहाँ बहुत ही कम अधिकारों वाला हो गया था। सारे अधिकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट के पास आ गई थी। ये लोग जो है किताबें लिखते, किताबों में वो नारे लगाते, कॉफ़ी हाउसेज में डिबेट करते, लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते ताकि लोग जागरूक हो जाएं। जो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते उनको भी सुनाई दे, वो भी उनके आइडियाज से प्रभावित हों। ऑफ द मोनार्क, रूसो मोनार्क होता है राजा, निरंकुश तानाशाह शासक, जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध ना हो। रूसो कैरिड द आइडिया ऑफ फॉरवर्ड प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि सरकार इसलिए बनी है क्योंकि सामाजिक समझौते के आधार पर चली है। समाज के लोगों ने आपस में समझौता किया कि हम अधिकारों को सौंप देंगे एक ऐसे सोसाइटी को ही जहां उनके अधिकार सुरक्षित रहें, और या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के सामने, राजा को नहीं। मोंटेस्क्यू ने क्या कहा? मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज, वो इंग्लैंड का जो शासन था उससे बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जो सारी शक्तियां वो राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। कानून बनाने की शक्ति अलग व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए, कानून लागू करने की शक्तियां अलग व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, कानून को इंटरप्रिटेशन करने की शक्तियां अलग व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि तीन तरह की बॉडीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये तीनों पावर बटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मोंटेस्क्यू ने, प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर, उन्हें शक्तियां बटी होनी चाहिए विद इन द गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन द लेजिस्लेचर,
मतलब कानून बनाने की शक्तियों को लेजिस्लेचर पावर कहते हैं, कानून लागू करने की शक्तियाँ जो गवर्नमेंट चलाती है उसे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, और कानूनों की वैधता को देखने की शक्ति जुडिशरी के पास होती है। कहता है राजा के पास ये तीनों पावर होगी तो वो भ्रष्ट बन जाएगा, इसलिए उसकी शक्ति छीन कर भिन्न भिन्न लोगों में ये शक्तियाँ बांट देनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए सब कुछ। हमारे देश में भी ऐसा ही है। हमारे देश में लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नमेंट के पास है, जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के पास है। This model of government was put into force in the USA after the 13 colony declared their independence from Britain. The America Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in France. This model of government was put in the force, और ये जो गवर्नमेंट है मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वाली, ये यूएसए में आ चुकी थी। वो यूएसए जिसकी स्वतंत्रता के लिए फ्रांस के द्वारा युद्ध लड़े गए ब्रिटेन से, उसमें तो स्वतंत्रता आ चुकी थी, लोग आज़ाद हो चुके थे, वहाँ कोई राजा राज नहीं करता था, लोगों के जो प्रतिनिधि थे लोग चुनते थे, वो अधिकारी काम कर रहे थे। और ब्रिटेन में भी आ चुकी थी। ब्रिटेन में राजा रानी की शक्तियाँ कम हो चुकी थी, लेकिन जो थिंकर्स थे फ्रांस के वो चाहते थे कि फ्रांस में भी ये सब कुछ आए। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन स्लोगन्स, और ये आइडिया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, राजा के अधिकार सीमित होने चाहिए, ये अखबारों में लिखे गए, कॉफ़ी हाउसेज में डिबेट हुई, बुक्स लिखी गई, न्यूज़पेपर लिखे गए, और लोगों को ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाया गया ताकि वो सुन सकें और लुई 16वें के विरुद्ध खड़ा हो सके। अब लुई 16वां आपको पता है 1789 में वो क्रांति के समय वही शासक था, तो उसे एक खाली खजाना जो है वो मिला था। अब वो खजाना भरना चाहता था, तो उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई जनरल असेंबली की। ये एक एग्जाम्पल है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। जनरल असेंबली वो असेंबली थी जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये 3 स्टेट जो मैं ऊपर पढ़ा चुकी थी, इनके प्रतिनिधि आते थे उस जनरल असेंबली में, और इस जनरल असेंबली में नए टैक्स लगाए जाते थे। जब भी कोई टैक्स राजा को लगाना होता तो वो इस जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाता। राजा के पास अकेले के पास ये पावर नहीं थी कि वो खुद टैक्स लगा सके। अब इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाने के लिए वो संसद बनाई जो पहले 1614 में बिठाई गई थी। 175 सालों के बाद राजा को याद आया कि कोई पार्लियामेंट भी इस देश में थी, जनरल असेंबली भी थी, और अब मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। तो रेवोल्यूशन कैसे आई? लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। जो लुई 16वां था उसको खजाना खाली मिला था और वो टैक्स को बढ़ाना चाहते थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? उसके लिए उसने क्या किया, टैक्स लगाने के लिए। इन फ्रांस द ओल्ड रीजन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। मतलब ओल्ड रीजम के अनुसार मोनार्क जो राजा था वो खुद उसके पास पावर नहीं थी कि वो अकेला टैक्स लगा सके। इसके लिए उसे क्या करना था, जो स्टेट की जर्नल थी उसकी एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, और वहाँ लोगों के बीच में उसे प्रपोज करना पड़ता था टैक्सेस के लिए। द स्टेट जर्नल वाज ए पोलिटिकल बॉडी। स्टेट जर्नल एक पोलिटिकल बॉडी थी, विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। और इस तरह से मोनार्क जो है वो उस पे इच्छा पे डिपेंड करता था कि वो कब बुलाए। हमारे देश में जैसे संसद है तो हम 6 महीने में हमारी मीटिंग बुलानी जरूरी होती है, गैप नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा। लेकिन वो मोनार्क क्योंकि राजा था, अपने रूल थे, ये नहीं था कि वो कब बुलानी है, और इसलिए जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में बुलाई और अगली मीटिंग बनाई 1789 में। 185 साल के बाद वो मीटिंग बुलाई होगी, 175 साल के बाद। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग आए, ठीक है। 300 लोग आए जो अपर स्टेट थे उससे, फर्स्ट और सेकंड से, और 600 मेंबर आए थर्ड स्टेट से। अब क्या होता था, टैक्स लगाने के लिए वोटिंग होती थी, और वोटिंग में क्या होती थी, हर स्टेट एक वोट दे सकती थी, हर एक स्टेट, मतलब 3 वोट होते, एक उसका
फर्स्ट स्टेट का, दूसरा एक स्टेट का और तीसरा इसका। अब ये लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई जितने मेंबर हैं सारे वोट डालें और मेजोरिटी के हिसाब से फैसला हो कि टैक्स लगे या नहीं लगे। अब फर्स्ट और थर्ड इनके पास पैसा बहुत था, प्रिविलेज बहुत थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास, लेकिन लोग सिर्फ 300 थे। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट थी ये गरीब थे, पीजेंट थे, वुमेन्स थी और इनकी संख्या 600 थी। राजा मान ही नहीं रहा था कि 600 लोगों को हम इनके बराबर अधिकार दे देंगे। अब तो जो फैसला होगा फिर तो इनके आधार पर होगा ना, इनके 300 वोट और जो थर्ड स्टेट थी उनके 600 वोट। अगर वोटिंग भी होगी तो वही बात होगी ना, वही जीतेगा ना जिसके पास 600 वोट होंगे। मतलब अगर हम 900 का कहें कि मेजोरिटी जिसकी होगी, मेजोरिटी का मतलब ये होता है आधा प्लस 1, 450 451 जिसके पास हो, और जिसके पास अकेले ही थर्ड स्टेट के पास 600 वोट होंगे तो फैसला उसके आधार पर होगा। लेकिन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया और इस तरह से जो विद्रोह है वो फैल गया। तो स्टेट जर्नल न्यू स्टेट के लिए उन्होंने बुलाई, तो मीटिंग एक हॉल में हुई और 5 मई को ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल टुगेदर असेंबली ऑफ ए स्टेट जर्नल टू पास प्रपोजल न्यू टैक्सेस ए रिस्पेंडेंट हॉल इन वर्सले। वर्सले में एक वर्सले का एक महल था। वर प्रिपेयर्ड टू होस्ट डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब जो प्रतिनिधि आने थे उनको होस्ट करने के लिए बुलाया गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के में से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए who were seated in the rows facing each other two side। दोनों ओर सीट कुर्सियों पर बैठे एक दूसरे के आमने सामने, जैसे चारों ओर बैठते हैं। लेकिन जो ये थर्ड स्टेट से 300 लोग आए इनको बैक में खड़ा कर दिया गया, मतलब बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली। और ये भी पढ़े लिखे लोग थे, जो ये 300 थे। जो पीजेंट एंड वुमेन आर्टिशियन थे उनको तो अंदर घुसने ही नहीं दिया, उनको तो असेंबली में आना ही नहीं दिया गया। एंट्री वर डिनाइड, उनकी एंट्री ही रोक दी गई कि आप एंटर नहीं कर सकते असेंबली में। और जबकि उनका ही दुख था, इन 300 जो बैठे थे उनको क्या दुख था, उनको तो कोई बात ही नहीं थी, उनकी तो वो तो ठाठ से जीवन जी रहे थे। अब और उनके पास 40,000 ऐसे लेटर थे जो इसके रिप्रेजेंटेटिव ने भेजी थी और उनमें उनकी डिमांड और उनके दुख लिखे हुए थे। एक बहुत से इम्पोर्टेंट डेट्स हम छोड़ रहे हैं, ये डेट्स आप कर देना। 1774 में फ्रांस का राजा बना लुई 16वां और उसको खाली खजाने मिले। 1789 में स्टेट जर्नल बुलाई गई और जिसमें नेशनल असेंबली बुलाई गई और नेशनल असेंबली में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने बास्तिल की जेल पर हमले कर दिए। बेस्तिल की जेल तोड़ी गई, हथियार लूटे गए। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें राजा के अधिकारों को और पावर को लिमिट लगा दी और लोगों को अधिकार दिए गए। फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक। 1792-93 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ राजा के पास, राजा हेड होता है, उसके पावर दिखावे की होती है, पावर नहीं होती। लेकिन ओवरथ्रोन ऑफ जैकोबिन रिपब्लिक डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। 1704 में नेपोलियन राजा बना वहाँ का, और नेपोलियन कहने को तो लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन फिर वो भी निरंकुशताना सा हो गया था, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। फिर नेपोलियन 1815 में हार गया, इसकी वाटरलू के मैदान में डेथ हो गई इसकी। मतलब फ्रांस में जो एकदम से रेवोल्यूशन नहीं आई, एकदम से लोकतंत्र नहीं आया, बहुत झटके जैसे डेमोक्रेसी के लगे उस तरह से आया। तो थर्ड स्टेट में वो लोग थे जिनको अंदर नहीं आने दिया। वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। पहले वोटिंग किस आधार पर होती थी? इस आधार पर होती थी कि हर स्टेट का एक वोट होगा, 3 स्टेट थे, एक वोट देंगे। दिस टाइम थ्रू लुइस 16 वर डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लुई 16वां चाहता था कि यही बात हो,
बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के, अब उसको ये 1714 से 175 साल का गैप समझ में नहीं आया कि लोग कितने पढ़े लिखे गए हैं। अब वो अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं और जो पहले की चीज़ें हैं वो नहीं चलेंगी। जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो चाह रहे थे कि वोटिंग कंडक्ट हो और हर असेंबली में हर मेंबर एक वोट दे। ईच वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर ऑफ रूसो। और सारे ये चाह रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं उसके अनुसार ये स्टेट काम करें। जो विचार फिलोसफर्स ने, फिलोसफर माने दार्शनिक होते हैं जो एक आइडियाज़ की सीरीज देते हैं, जैसे रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक जर्नल विल का कॉन्सेप्ट आता है भाई। जर्नल विल, सामान्य इच्छा। ऐसा काम करे सोसाइटी, ऐसा काम करे सरकार जो लोगों के अनुसार सही हो, जो जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोग आम सहमत हों। मतलब राजा अपनी मर्जी से काम ना करें, लोगों की इच्छा से काम करें। उन्होंने ये बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, राजा ने जब इनकार कर दिया कि हर एक व्यक्ति को हर वोट मिलना चाहिए एक, तो जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक फ्रॉम द असेंबली से वो बाहर निकल आए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक पर्सन। उन्होंने, जो थर्ड स्टेट के व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया कि हम फ्रांस की आवाज़ हैं, हम फ्रांस की आवाज़ हैं, हम जो कह रहे हैं वही फ्रांसीसी लोग चाहते हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन ए हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सले। जहाँ पर ये सभा हुई थी ने 20 जून को, वो टेनिस कोर्ट उसके नीचे एक हॉल था, उसमें जमा हुए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम नेशनल असेंबली है और जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, जब तक हम इस फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे।